नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एमपी जीके में मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। साथियों, एमपी जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे हम एमपीपीएससी की बात करें या अन्य एग्जाम की बात करें, मध्य प्रदेश के इतिहास से प्रश्न बनते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो अगर आपने भारत के इतिहास का अध्ययन किया है तो आपको काफी आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। लेकिन अगर आपने अध्ययन भी नहीं किया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इस तरीके से समझेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वे यहाँ पर सही हो पाए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम इतिहास को किस दृष्टि से पढ़ेंगे। यहाँ पर एमपी के इतिहास को देखिए, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में हमें काफी डीपली पढ़ना होता है। चाहे वह हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक काल हो, या फिर हम यहाँ पर मध्यकाल की बात करें या आधुनिक भारत की बात करें, बहुत डीपली हमें चीजों को पढ़ना होता है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पर डीपली बहुत है, लेकिन हमें इतना डीपली पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल रहता है मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना डीपली आता नहीं है। जो पूछा जाता है हम उसी चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में आप कंप्लीट रूप से अच्छे से पढ़िए, और जब आप इसको पढ़िए तो इसको फैक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है। आपको डीपली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसे समझिए। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, जो कि आपने भारत के इतिहास में भी पढ़ा होगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को। जब इतिहास की बात आती है तो इतिहास आखिर होता क्या है? इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना। जो घटनाएं घट चुकी है उनका अध्ययन करना। इसके कुछ फायदे भी है कि अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिनसे सीखकर हम भविष्य में उनको ना दोहराएं। ये एक इसका फायदा भी होता है। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास की जब बात करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में इसे बांटने का कारण यह था कि एक समय ऐसा था जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। एक समय ऐसा था जब पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन उसकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। और एक समय ऐसा था जब लिपि को भी हम पढ़ पाए और उसे पढ़ने लिखने का भी ज्ञान था। तो इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग थे: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये हमें भारत के इतिहास में काफी डीपली हम पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल था जहां पर मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। वह पत्थरों पर आश्रित होता था, उसी के यहाँ पर औजार बनाता था, उसी से अपना कार्य चलाता था। यानी जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था उस समय था प्राग ऐतिहासिक काल। उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, हमें कोई लिपि नहीं मिली। हमने उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की उन्हीं पत्थरों के औजारों से प्राप्त की, उन्हीं पत्थरों की गुफाओं से प्राप्त की। हमने केवल अनुमान लगाया, सटीक जानकारी हमारे पास है नहीं। यह है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे यहां पर पढ़ा लिखा जाने लगा, लेकिन इसकी लिपि ऐसी लिपि थी कि उसे हमारे इतिहासकार पढ़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप हमें यहां पर भी साक्ष्य के आधार पर इनकी जो वस्तुएं थी उन पर ही निर्भर रहना पड़ा। अंतिम जो काल आया वह आया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की यह विशेषता थी कि मानव के साक्ष्य तो मिले, कहां वह रहता था, किस प्रकार के मकान थे, लेकिन इसके साथ ही उसकी लिपि मिली और लिपि को हम पढ़ पाए। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि भी नहीं मिली, उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। इसमें पढ़ने लिखने का ज्ञान था, लिपि मिली, किंतु उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। इसका उदाहरण कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण क्या है, तो हमें ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल की जब बात आती है तो इसकी लिपि मिली, इसके साक्ष्य मिले, और हम दोनों के आधार पर यहां पर इस इतिहास को पढ़ते हैं और साक्ष्य के आधार पर इन दोनों को पढ़ा जाता है। तो साथियों, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना काल है। यहीं से शुरू होती है मध्य प्रदेश के इतिहास की कहानी, या बात करें भारत के इतिहास की कहानी। तो हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। जब प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक भाग था पाषाण काल और दूसरा था ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब यह कि जब मानव का जीवन पत्थरों पर आधारित हो,
पाषाण जिसे स्टोन या पत्थर भी कहते हैं, जहां पर पूरा जीवन पत्थरों पर चलता हो, उसे कहते हैं पाषाण काल। लगभग 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक यह समय था जब तक पाषाण काल चलता है, मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित रहता है। और 2000 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक ताम्र पाषाण काल चलता है। और ताम्र का मतलब होता है तांबा। जब मानव ने पत्थर के साथ तांबा जो धातु है उसको खोजा और तांबे का उपयोग कर यहां पर अपना जीवन चलाने लगा, उसे कहा गया ताम्र पाषाण काल। तो साधारण सी बात यह है कि जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित रहा, उसे पाषाण काल कहा गया। अब इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल का काल क्या था? तो ध्यान रखना 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहां से प्रश्न यह बनता है कि मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है। तो पाषाण काल से संबंधित हमें कुछ स्थल मिले हैं। पहला स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और यह सबसे पहली अगर हम बात करें तो यह मध्य पाषाण कालीन बस्ती है, यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। देखिए पाषाण काल को भी भागों में बांटा गया, जैसे कि इसे नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसे भागों में बांटा गया। तो आदमगढ़ पाषाण कालीन स्थल है और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। दूसरी बात करें तो यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका भी प्राग ऐतिहासिक कालीन या पाषाण कालीन स्थल है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तीसरा है पनार पानी। पनार पानी ये पचमढ़ी में है। पनार पानी स्थित मामा भांजा शैलाश्रय, यह पचमढ़ी में है। यह भी एक पाषाण कालीन स्थिति आपका स्थल है। अब आपको यहां पर ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उसको समझिए। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना आदमगढ़, भीमबेटका और पनार पानी। लेकिन चूंकि पाषाण काल जो है वह प्राग ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है, तो अगर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है, तो सभी इसमें ध्यान रखना, सभी आपके प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल भी है। आदमगढ़ हो, भीमबेटका हो या पनार पानी हो। ठीक है। तो पाषाण काल समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल जिसे हमने कहा कि जब मानव ने तांबे का उपयोग करना सीखा। अब ताम्र पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल मिले, जैसे कि पहला है कायथा। कायथा जो है यह उज्जैन जिले में आता है। उज्जैन जिले में है कायथा और कायथा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। कायथा की बात करें तो यह पहली ताम्र पाषाण कालीन बस्ती है और कायथा वराह मिहिर की जन्मभूमि भी है। ठीक है। तो वराह मिहिर की जन्म भूमि कायथा है और कायथा उज्जैन में है। यह एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। दूसरे ताम्र पाषाण कालीन स्थल की बात करें वह है नवदा टोली। नवदा टोली महेश्वर में है। तीसरा अगर हम बात करें एरन, तो एरन है सागर में। देखिए एरन से संबंधित एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि एरन से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा के पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वे प्राप्त हुए हैं एरन सागर से और एरन एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी है। नेक्स्ट है औरा। औरा है मंदसौर में, जो कि एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। इसके बाद है नागदा। नागदा के बारे में आप जानते ही हैं कि यह उज्जैन में है, जो कि ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अगला है खेड़ीनामा। खेड़ीनामा होशंगाबाद में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां कौन सी है या स्थल कौन से हैं, तो कायथा, औरा, नवदा टोली, एरन, नागदा, खेड़ीनामा, इसके साथ ही आजाद नगर जो कि इंदौर में है, यह भी एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी स्थल प्रागैतिहासिक काल के भी हैं। अगर प्रागैतिहासिक काल से पूछे जाते हैं तो भी ये सभी आएंगे, ताम्र पाषाण काल से आएंगे तो यह आएंगे और पाषाण काल से आएंगे तो यह आएंगे। यहां से प्रश्न डायरेक्ट बनेगा, इसलिए आपको यहां पे ध्यान रखना ही है कि कौन सा स्थल किस काल से संबंधित है। अब साथियों बढ़ते हैं महापाषाण युग की ओर। महापाषाण युग आपने शायद ही कम पढ़ा होगा, लेकिन महापाषाण युग से संबंधित मध्य प्रदेश में कुछ स्थल पाए गए हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ता है। महापाषाण का मतलब होता है बड़े पत्थर। महापाषाण महापत्थर।
दक्षिण भारत में महापाषाण समाधियां प्राप्त हुई है, यानी बड़े पत्थरों की समाधियां प्राप्त हुई है। और ऐसी ही समाधियां हमें मध्य प्रदेश के 2 जिलों की अगर हम बात करें, सिवनी और रीवा, यहां पर प्राप्त हुई है। इसे मेगालिथ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लगभग 1700 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का यह युग था, यह काल था महापाषाण युग। और सिवनी और रीवा जिले से महापाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेगालिथ के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए इसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ा जाता है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि महापाषाण काल का समय है, तो ध्यान रखना 1700 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न बन सकता है महापाषाण काल या मेगालिथ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहां प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखना सिवनी या रीवा। ऑप्शन दोनों रहते हैं तो दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश के कुछ राजवंशों या वंशों के बारे में भी पूछा जाता है। तो जैसे बात करते हैं कारुस वंश। कारुस वंश को जब आप पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में चीजें दी हुई है, लेकिन इतनी डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, प्रश्न बनेगा नहीं। प्रश्न केवल इतना बनता है, जैसे हम कारुस वंश की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना होता है कि अनुश्रुति के आधार पर कुछ वंशों की जानकारियां मिलती है। कारुस वंश, कारुस के नाम पर कारुस वंश का नाम पड़ा, लेकिन ऐसे प्रश्न बनते नहीं है। प्रश्न क्या बनेगा कि कारुस वंश कहां पर था, तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर था कारुस वंश। इसके बाद आता है चंद्रवंश। चंद्रवंश की अगर हम बात करें तो चंद्रवंश को एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चंद्रवंश कहां पर था, ये था बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। सिंपल से प्रश्न है कि चंदेल वंश कहां था, तो बुंदेलखंड, कारुस वंश बघेलखंड। इसके बाद आता है हेय साम्राज्य। हेय साम्राज्य की बात करें तो यादव वंश हुआ, यादव वंश का संस्थापक था यदु। इस यदु का पौत्र था हेय। तो इस हेय ने हेय साम्राज्य की स्थापना की। और इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि महिष्मंत इस वंश से संबंधित था जिसने महिष्मती या महेश्वर की स्थापना की। महेश्वर के बारे में आपने सुना ही है, वही महेश्वर जहां से नवदा टोली एक स्थल ताम्रपाषाण कालीन प्राप्त हुआ है। इस महेश्वर या महिष्मती की जो स्थापना की वह किसने बसाया, महिष्मंत ने बसाया। अब प्रश्न यह बन सकता है कि महिष्मती की स्थापना या महेश्वर की स्थापना किसने की, तो महिष्मंत ने। महिष्मंत किस साम्राज्य से संबंधित था, हेय साम्राज्य। इसी वंश में एक प्रतापी शासक हुआ कार्तवीर्य या सहस्त्रार्जुन। इसके 1000 भुजाएं मानी जाती थी, इसे अर्जुन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसने लंका के राजा रावण को भी परास्त किया था। ये सभी बातें हमें इसके बारे में सुनने को मिलती है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है पेपर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आ सकता है महिष्मंत किस वंश से संबंधित था, चंद्रवंश कहां पर था, कारुस वंश कहां पर था। तो साथियों ये होता है महापाषाण युग और मध्य प्रदेश के कुछ वंश। अन्य जो राजवंश है प्रमुख, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के कुछ प्राचीन और वर्तमान नगरों के नाम बताइए। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया कि इंदौर का प्राचीन नाम क्या है या इंद्रपुट का वर्तमान नाम क्या है, तो हमें ये जो चीजें हैं इनको हमें रट लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। यहां से क्या प्रश्न बनता है, प्राचीन नाम यानी प्राचीन नगर और वर्तमान नगर कौन से हैं। तो जो हम वर्तमान में महेश्वर जानते हैं, इस महेश्वर की स्थापना जिस महिष्मंत ने की थी, इसने इसे महिष्मती के नाम से बसाया था। तो महेश्वर का प्राचीन नाम है महिष्मती। वर्तमान में जो इंदौर जिला है, इस इंदौर को पहले इंद्रपुट या इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। जो रीवा जिला है विंध्य प्रदेश में, इसे पहले भता कहा जाता था। सतना जो जिला है इसे पहले अंचहरा कहा जाता था। सुहागपुर जो है उसे पहले विराटपुरी कहा जाता था और उज्जैन को पहले उज्जैनी कहा जाता था। तो साथियों ये नगर आपको ध्यान रखने हैं, ये जो फैक्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। यहां से प्रश्न डायरेक्ट बनता है, प्रश्न कैसे बनते हैं उसके ऊपर भी हमने बात की। तो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित ये हमारा पहला वीडियो हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कर बताएं और इसके अलावा ये बताएं कि एमपीपीएससी से संबंधित आप अगला कौन सा वीडियो देखने चाहते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के जो अगले वीडियो है हम उसको भी यहाँ पर बात करेंगे। धन्यवाद।